Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are doing the topics of 15th of April, starting with the first. When we discuss about the EV push, then most important concern is related to the public infrastructure. Public charger में there is very different types of technology available by the different companies. तो हम लोग कमेंट किए थे कि अगर हर कंपनी के अपने चार्जर होंगे इट विल क्रिएट अ डिफरेंट टाइप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर डिफरेंट ईवीज। उसके कारण मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफर्ट होगा, डुप्लीकेशन होगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने में सालों लग जाएगा। उसके लिए फेम 2 पॉलिसी आया था, इससे बात हो रहा था कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बैठाए बाय द गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इलेक्ट्रिक्स। इंसेंटिव भी दिया जा रहा था और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा। तो इसमें बात हो कि MOU हैव बीन साइंड बिटवीन द MG Motor एंड अडानी। अडानी विल सेट अप DC चार्जर एट अपकमिंग MG डीलरशिप। तो एक दूसरे के डीलरशिप से लेकर के जो सॉकेट है, सब चीज़ यूनिफॉर्मिटी इन डिज़ाइन होगा आने वाले समय में। उससे क्या होगा कि हर एक जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है दे विल कोलैबोरेट एंड दे विल कोऑर्डिनेट विद रिगार्डिंग टू EV पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया नीड्स टू इंस्टॉल 13 लाख चार्जर बाय 2030, तभी जाके गैप कम कर सकते हैं। करेंटली सिर्फ 12,000 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन इंडिया में। फिर दूसरा, एक तो पब्लिक चार्जर हो गया, दूसरा बात होता है EV बैटरीज। अब हर के लिए EV बैटरीज डिफरेंट होगा, तो उसमें भी चांसेस क्या होता है कि उसको चार्ज कैसे करें, टाइम लगता है चार्ज होने में, सबका स्पीड लिमिट डिफरेंट है। तो उसमें भी हर एक कंपनी आपस में आकर के कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि Hyundai किया ग्लोबल फुटप्रिंट इन द EV स्पेस, इट इज भी इंक्रीजिंग। और वो भी दे हैव साइंड MOU। जैसे EV मैन्युफैक्चर एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, इट हैज साइंड MOU विद Hyundai मोटर एंड किया कोऑपरेशन फॉर द लेड एस्पेक्ट। तो सिमिलरली अगर दूसरा बात की कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इट इज प्रेशर ग्रुप विच टॉक्स अबाउट विच पुशेस द इंडस्ट्रियल, उनका जो पॉलिसी है, उनका नेगोशिएशन हो गया, उनका कंसर्न हो गया, दे टॉक अबाउट दैट CII। एंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने गाइडलाइंस भी इशू किया ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस देयर शुड बी एटलीस्ट वन चार्जिंग स्टेशन in a grid of 3 kilometers, and every 25 kilometers it should be on both the sides of the highways. How did Star reside in Dragon's Egg Nebula? ये फोटो है एक नेबुला का, कैसे हुआ? तो बिग स्टार इट गॉबल्ड अप smaller sibling star. Mixing of the stellar material during this hostile takeover created magnetic field. उसके कारण ही ऐसा इमेज बनता है, आंख ऐसा दिखता है, ये आई बॉल हो गया ऐसे करके। बड़े स्टार या छोटे स्टार को खा लिए तो उनका मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इंट्रैक्शन है, इट इज क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ लाइट एक्टिविटी। एक नेबुला का इट इज सो नेम बिकॉज the star inside a dragon's egg appear to started around 4 to 6 million ago, triple system same है। The more massive one involved more quicker than another outer layer engulfing small and triggering the merger ejectors into the space, the gas and dust that makes up the nebula. It consists of mostly hydrogen, helium, but also unusually large amount of nitrogen thanks to merger. तो कॉन्सेप्ट एक ही है कि ड्रैगन एग इज फॉर्म्ड व्हेन द लार्ज स्टार, बिग स्टार, it gobbles up small and it creates magnetic interaction within the stellar material, cosmic material she formed. बुक्सर टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, और इसमें बहुत साल से दिखा नहीं था टाइगर। तो जब दिखा 2021 में कैमरा स्ट्रैप आफ्टर 28 ईयर्स, जब टाइगर दिखा तब क्या हुआ कि जो लोग रहते थे आसपास में, तो NTC ने बोला कि आपको रीलोकेट किया जाएगा। तो 13,000 पॉपुलेशन
residing in the village have been relocated, और उनको फंड पैसे भी दिया जा रहा है फॉर द relocation 15 लाख रुपीस। और दूसरा कि जो इलेक्शन पहले वहां पर अंदर होता था, अब ऐसे यहाँ पर बुक्सर टाइगर रिजर्व के अंदर होता था, अब इलेक्शन अब थोड़ा बाहर होगा। तो दिस शोकेसेस की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दे कोलैबोरेट विद द एनटीसी एनवायरमेंटल एसोसिएशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। इलेक्शन में होते रहना चाहिए और कंजर्वेशन भी होना चाहिए। तो ये बुक्सर टाइगर रिजर्व बहुत साल बाद दिखा था टाइगर इसमें। तो ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम 1994 में फॉर्म हुआ न्यू दिल्ली में, इंटरनेशनल बॉडी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। Intergovernmental भी है Intergovernmental major. forum is intergovernmental initiative is initiative by the NGO, government, civil society, सब करेंगे इसमें। So इसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज मेंबर्स हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। West Asia flares up again. What it means for India? Possible for all out war. तो उसका पहले देख लेंगे, आगे में दिया हुआ है अच्छा आर्टिकल। यूएन का रोल इसमें, इंडिया के ऊपर क्या चैलेंज होता है वो बात कर लेते हैं कि क्या होगा। पहली बात है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट, एफपीआई, ग्लोबल अनसर्टेनिटी कीवर्ड। थर्ड वुड बी एनर्जी सिक्योरिटी। फोर्थ इंस्टॉलेशन ऑफ द आईएनएसटी कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट। उसी कारण जो इंडिया का जो एड प्रोग्राम है फॉर द अफगानिस्तान और इंडिया का जो ऑल्टरनेटिव रूट टुवर्ड्स द सेंट्रल एशिया वो हैम्पर हो सकता है। इंडिया बैलेंसेस बिटवीन द इजराइल एंड और ईरान, जब ऑल आउट वॉर होगा तो इंडिया हैज टू चूज सम, इंडिया हैज टू चूज साइड। और अगर आप साइड चूज नहीं करोगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि एक के साथ थोड़ा ज्यादा है, एक के साथ थोड़ा डिफरेंट टाइप्स में ज्यादा है, तो वो मैनेज करना बहुत दिक्कत होगा इंडिया के लिए। थर्ड बोल सकते हैं आईएमईसी कॉरिडोर, ये भी इम्पैक्ट होगा। और डिस्प्लेशन के कारण ओवरऑल जो वर्कर्स पॉपुलेशन है, डायस्पोरा जो रहते हैं वहाँ वेस्ट एशिया से, वो वापस आएंगे तो इंडिया का अर्बन बॉडीज पर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो कुछ कुछ ये एरियाज हो गए जहाँ पर, और ओवरऑल ऑल आउट वॉर के कारण तो ह्यूमैनिटी से इम्पैक्ट होगा। न्यूक्लियर, दोनों न्यूक्लियर चांसेस है न्यूक्लियर बनने का ईरान का, और ऑलरेडी न्यूक्लियर है इन इसराइल। तो when Iran had attacked Israel with the help of 500 drones and missile, and most of the missile and drones were intercepted by the, जो उनका बीएमडी नहीं, उनका जो आयरन डोम था, और भी दो पेट्रियट मिसाइल, आयरन डोम एक्सेट्रा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पर 300 अप्रोक्सीमेटली। फर्दर ईरान ऑल्सो सेड कि अगर रिटेलिएट करेंगे इसराइल तो वाइडर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट विल अलग अलग जगह पर और हो सकते हैं। तो इसमें दिखाते हैं कि यूएनएससी का क्या रोल है। यूएनएससी अभी तक कुछ क्रिटिसाइज किया लेकिन कुछ रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ अभी तक। वर्ल्ड इज रिएक्टिंग, इंडिया का क्या स्टैंड है? जो बिडेन, जो यूएस है, इट हैज सेड दैट कंट्रीज आयरन क्लैड कमिटमेंट टू इजराइल सिक्योरिटी। यूएस स्टैंड बाय इजराइल नो मैटर व्हाट, अगर इस समझना है। और इंडिया बात कर रही है कि डी एस्केलेशन, डिस एंगेजमेंट का बात नहीं की, डी एस्केलेशन की बात की बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड इट हैज said कि diplomacy is a course of action for solving the issue. Crude oil prices will increase, वो हो गया। Import from Russia have increased, Arab accounts for the oil, third as needs। सब चीज में इंडिया have carefully managed the two types of system, Israel, Arabic, US, रशिया, ईरान और सेंट्रल एशिया। अब इसको केयरफुली मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए। When we discuss regarding the Panch Amrit target of 2070, तो उसमें न्यूक्लियर पावर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
हम लोग पहले भी डिस्कस की, सिर्फ और सिर्फ सोलर विंड के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिसाइकलिंग चाहिए, पोल्यूशन बढ़ता है, ई वेस्ट बढ़ेगा, साथ ही साथ कॉस्ट न्यूक्लियर का लॉन्ग टर्म में कम है, स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा है, सोलर का कॉस्ट टू रन द सोलर इज मोर, 24/7 है नहीं, अफोर्डेबल उतना है नहीं। तो इसे न्यूक्लियर पावर 24/7 है, अफोर्डेबल है और क्लीन एनर्जी सोर्स है, अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए, न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाए, फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्टेज इंक्लूड किया जाए, प्रेशर हेवी वाटर से, फास्ट ब्रीडर से, उसके बाद थ्योरियम बेस्ड रिएक्टर करेंगे, तो मोर एंड मोर क्लीन फ्यूल जनरेट होगा, उसके कारण आपका न्यूक्लियर मिक्सचर बढ़ेगा, 3% अभी है, उससे ज़्यादा होगा, 7.5 गीगावाट है, 22.1 होगा, और भी ज़्यादा होगा, तब जाकर अचीव कर सकते हैं टारगेट। तो ये सिर्फ इंडिया का बात नहीं हो रहा है, हर एक कंट्री बात हो रहा है। तो बोला जा रहा है कम से कम 8 से लेकर 35% होना चाहिए इंडिया का। हाउ फास्ट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो यूनिवर्स एक्सपैंडिंग, इसको वॉच करने के लिए वी हैव यूज्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका क्या काम होता है कि जो नियर इंफ्रारेड, क्यों, क्योंकि जब यूनिवर्स बना था, बिग बैंग इट अकर्ड इन 14 बिलियन ईयर्स अगो, वहां से जो एक स्टार्टिंग में जो रेस थे, इट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इट डेसिपेटेड। उसके बाद जो इतने साल के बाद जो दिख रहा है, इट मीन्स दैट जो रे है उनका, इट इज हैविंग अ लॉन्ग इंफ्रारेड, तभी उनका एनर्जी डेसिपेशन कम हुआ है और वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर चुके हैं। तो जो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और वो जो पहले हबल नहीं कर सकते थे, हबल में इट वाज causing some kind of interference, तो इसमें कर सकते हैं अच्छे से। तो कैसे देख सकते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बात है कि कॉस्मिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो बिग बैंग होता है उसके बाद जो माइक्रोवेव रिलीज हुआ, आफ्टर द बिग बैंग, आफ्टर ग्लो, उसके बाद जो भी बचता है वो देख सकते हैं, उससे पता लग सकते हैं कि कितने दूर में दोनों का डिस्टेंस, जो दोनों गैलेक्सी के डिस्टेंस और स्पीड के हिसाब से नाप सकते हैं कि कितने स्पीड लगते हैं और कितने कहाँ से आ रहे हैं। एंड सेकेंड इज कोल्ड डार्क मैटर लैम्डा मॉडल। इसे बात करेंगे वेरियस फीचर यूनिवर्स इंक्लूडिंग रेडिएशन दैट हैज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग, उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो And क्वेश्चन one पूछते we हैं। we also covered about DESI, जो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट यूएसए में है। डार्क एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए, स्टडी करने के लिए वी स्टडीड कि 68% यूनिवर्स डार्क एनर्जी है। तो डार्क एनर्जी ऑल्सो ड्राइव्स द एक्सेलरेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। हम्म, हाँ, डार्क एनर्जी, न्यूट्रॉन्स, और दूसरा एक जो यूनिवर्स है क्लोज है, ओपन है, फ्लैट है, क्या है, 2D है कि नहीं। तो इसमें बोला जाता है, अभी क्या मॉडल है, उसमें बोला जाता है कि इट विल करेंटली एक्सपैंड होते रहेगा, होते रहेगा, एंड द रेट विल टेक इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू बिकम जीरो। हम्म, तो जेम्स वेब, इट कैन वॉच नियर इंफ्रारेड रेडिएशन दे कैन इमिट, तभी इसको यूज करते हैं। कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, ये भी हम लोग बात किए थे, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज, फर्दर अवे एंड वेरी फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, इसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है। रेड से मतलब दूर जा रहे हैं, ब्लू शिफ्ट मतलब पास आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो 3 एरिया हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड डार्क मैटर, यूनिवर्स एक्सपैंड करते आ रहे हैं, एक्सपैंड करते आ रहे हैं, और जो रेडिएशन लेफ्ट ओवर है फ्रॉम द बिग बैंग, इट कैन वॉच दैट, उसका जो रेडिएशन है, उसका जो फ्रीक्वेंसी, उसको स्टडी करके पता लगा सकते हैं। फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये एक अलग एरिया हो गया। और तीसरा होगा कि कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, जो दो गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट सामने आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उसके हिसाब से, रेडिएशन के हिसाब से पता लगा सकते हैं। 3 एरिया।
एग्जाम्पल है क्रायोजेनिक इंजन का। नेक्स्ट, इंडिया में क्रायोजेनिक इंजन, उसमें हाइड्रोजन एंड क्रायोजेनिक ऑक्सीजन यूज होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर है, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं, बर्निंग होगा नहीं, इसलिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन जरूरत है। हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, और इट इज स्टोर्ड इन द वेरी -150 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि नाइट्रोजन बॉयल्स एट 196। और such fluid need to be stored in vacuum flask. Many cryogenic material have desirable property. Hydrogen is best fuel. बस लेकिन उसको यूज करते हैं लिक्विड में। लेकिन यहाँ बात हो रहा है हाइड्रोजन लिक्विड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात हो रहा है इन द रॉकेट सिस्टम। लेकिन क्रायोजेनिक जो चीज है, फ्लूइड, क्रायोजेनिक फ्लूइड बोलते हैं, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये बात हो रहा है कि इसमें नाइट्रोजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं और हाइड्रोजन हो सकते हैं। लेकिन जब क्रायोजेनिक इंजन का बात करते हैं, रॉकेट की बात करते हैं, तो इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हीं को यूज करना है। बाकी जो हीलियम और नाइट्रोजन है, इट इज यूज्ड इन अदर पर्पसेस। जैसे MRI devices uses medical diagnosis, it uses cryogenic fluid to cool their magnet। और भी अगर CERN के अंदर में यूज होता है, जैसे CERN जो 27 किलोमीटर रेडियस के स्विट्जरलैंड के अंदर में, फॉर द लार्ज हाइड्रॉन हाँ कोलाइडर। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर इसका नाम जो है, तो उसमें भी क्रायोजेनिक यूज होता है। इंजन यूज नहीं होता है, क्रायोजेनिक फ्लूइड यूज होता है टू कूल दैट काइंड ऑफ मैग्नेट। तो ये भी है। तो क्रायोजेनिक इंजन इज डिफरेंट, क्रायोजेनिक मटेरियल से डिफरेंट। कुछ मटेरियल्स यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन के अंदर में। तो ये कॉन्सेप्ट है। ग्रीन बॉन्ड, सेंट्रल ऑयल डिसाइडेड टू बोरो 12,000 करोड़ थ्रू ग्रीन बॉन्ड इन 25। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इसमें बात हुआ, फिर ग्रीन क्रेडिट का मैकेनिज्म बात हुआ, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म का बात हुआ। तो इसमें बात हो रहा है कि 20,000 वर्थ ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड was issued in FY 24। They are now interested in accumulating the green bond. Large trader, foreign banks, commercial banks, etc. तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। RBI हैज लॉन्च्ड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। 5 साल 10 साल के लिए होता है, 4,000 करोड़ 2 बार उन्होंने किया। क्या बात हो रहा था कि हाउ ग्रीन बॉन्ड विल बी यूज फॉर मोबिलाइजिंग द ग्रीन प्रोजेक्ट इन इंडिया, तभी जाके पंच अमृत टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो इंडिया ने बोला था COP26 ग्लासगो में। हर जगह जो इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड यूज, एग्रीकल्चर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एवरी ईयर विल इन्फॉर्म RBI अबाउट द स्पेंडिंग ऑन द ग्रीन प्रोजेक्ट और कैसे फंड यूज हुआ। कैसे होगा? इट विल इशूड थ्रू अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। नॉन रेसिडेंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, सेकेंडरी मार्केट में भी दो ट्रेड कर सकते हैं इसको। तो एक अच्छा चीज है। रीपर्चेज ऑप्शन भी है, तो रीपर्चेज भी है, ट्रेडेबल भी है, और NRI भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 5 ईयर और 10। वहां से प्रोजेक्ट कौन से? हाँ। तो R&D एक्सपेंडिचर में, फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, नहीं उसमें नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ग्रीन फैसिलिटी है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उसी में, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में नहीं है। और 25 मेगावाट से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर से लेकर के ऑयल इंडस्ट्री, अल्कोहल, वेपन्स, उसमें नहीं है। मतलब छोटे रिटेलर को बोला जा रहा है कि आप इन्वेस्ट करें। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो प्रोसीड बचेगा, इट विल डिपॉजिट इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बोलो मानसी। तो 2 टेन्योर्स की होगी, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। एंड इसके अलावा जो पंचामृत टारगेट्स थे, दे वर अनाउंस्ड इन COP26, जो COP26 हुआ था ग्लासगो UK में।
बाकी फैक्ट्स तो आपने मेंशन कर दिए। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रीन बॉन्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं, हाँ, नहीं मिनिस्ट्री कोई ऑफ और, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस उसके अंदर में एक बॉडी है, उसका नाम जरूरत नहीं याद करना, लोग उसी के अंदर में बॉडी है, वो रेगुलेट करेंगे। ग्रीन बॉन्ड इज ट्रेडेबल, ट्रेड कर सकते हैं, रीपर्चेस कर सकते हैं, और इसको इन्वेस्ट करना है इन द 25 मेगावाट से जो नीचे वाले हाइड्रो पावर है, नीचे वाले 25 मेगावाट से नीचे वाले जो विंड है, सोलर है, सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े वाले नहीं करना है इन्वेस्ट, इसमें अलाउड नहीं है। एनआरई भी बस इन्वेस्ट हाइड्रो पावर, हाँ हाँ, हाइड्रो अवेलेबल, पावर प्लांट लार्जर देन 25 मेगावाट है वो एक्सक्लूडेड है, और न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी एक्सक्लूडेड है। बाकी सोलर है इसमें। हाँ, सोलर होगा इसमें। बस इसमें क्या क्या नहीं है, एक तो न्यूक्लियर नहीं है, हाइड्रो पावर लार्जर देन 25 मेगावाट्स, और जो लैंडफिल प्रोजेक्ट्स है, अल्कोहल, वेपन्स, हाँ वो तो टोबैको, गेमिंग, ऑब्वियस लग रहा है कि पाम नहीं ऑयल। होगा, हाँ, हाँ, ये नहीं तो है। कंफ्यूजन पाम होता है। ऑयल भी नहीं है, हाँ। और लैंडफिल भी नहीं है, वो भी हो सकता है क्योंकि ग्रीन बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला है कि बस 16,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के आसपास बॉन्ड इशू किया, आने वाले समय 25 पहुंच सकता है अप टू। तो ये दिखाता है कि सबका कैसे ओवरऑल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। फूड और फार्मर का देर तो इज वन सुना। स्पेसिफिक कमिटी भी, एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही बनी है। एंड इम्प्लीमेंट दिस है। वुड बी चेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एंड दे वुड हैव टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। इट इज इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, ग्रीन फाइनेंस का। हाँ, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स के लिए। व्हेन वी डिस्कस रिगार्डिंग healthy drink, Bonvita, Horlicks, Boost. It makes around 70% of the $14 billion rupees market. तो मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट आर कंज्यूम बाय द चिल्ड्रन। इसके कारण इसके अंदर में जो शुगर, मॉल्टस बेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इसके कारण चाइल्ड ओबेसिटी और टीन डायबिटीज होता है। वो बोलते हैं कि देखो बॉर्मिटा पीने से, हॉर्लिक्स कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ता है, आपका बॉडी सुरक्षित रहता है, सही रहता है। तो फूड फार्मा कोई अगर देखो सुना होगा तो इंस्टाग्राम में एक इन्फ्लुएंसर है, उसने बॉर्मिटा के ऊपर में एक वीडियो बनाया था। बॉर्मिटा ने उनके ऊपर केस फाइल किया था, उसके बाद फिर ट्विटर में ट्रेंड चला था, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इशू किया डायरेक्शन टू द बॉर्नविटा कि आप बताइए कि कितने शुगर होते हैं उसमें। तो हर एक कंपनी को मैंडेटरी दिया गया कि आप बताइए कि कितने शुगर है, कितने कितने प्रोसेस फूड यूज होते हैं। तो पता लगा कि बॉर्नविटा में 50% से ऊपर से शुगर ही है सिर्फ। तो इसमें बात हो रहा है कि रोल ऑफ एफएसआई कहाँ पर है, जब फूड फार्मर बताए तभी जाके काम करेंगे, पहले से करेंगे। दूसरा बात होता है कि जो हेल्थ वॉशिंग बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग होता है, न्यूट्रिशन वॉशिंग बोल सकते हैं, वो जो बिग कंपनीज करती है रिगार्डिंग कि ये हेल्दी है लेकिन हेल्दी होता नहीं है। तो एक चैलेंजेस। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का मार्केट जो है इट इज अचीविंग मैच्योरिटी फेस, क्योंकि अभी ग्रीन, हर चीज ग्रीन, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, इसे फोकस किया जा रहा है कि टेस्टी। तो सबका जो नाम है टेस्टी बिस्किट वो चेंज होकर के न्यूट्रिशियस बिस्किट हो रहा है। तो इसको भी एक बोलते हैं मार्केट बेस्ड सिस्टम। तो अब जब इसी से रिलेटेड आर्टिकल है नेक्स्ट, तो इसको डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1980s में पहली बार जब वहां पर आए थे खोमेनी इन द, उसके पहले क्या थे ईरान के अंदर में, तो ईरान में शाह ऑफ ईरान थे। इट वाज सपोर्टेड बाय द यूएस एंड यूके। और क्यों? क्योंकि उनका जो ऑयल फील्ड था इट वाज गिवन टू द यूएस एंड यूके बेस्ड कंपनी, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शाह ऑफ ईरान को बहुत कम परसेंटेज प्रॉफिट कम मिलता था, मोस्टली द प्रॉफिट वर टेकन बाय द यूएस एंड यूके। तो जब जॉब क्राइसिस हुआ, शाह ऑफ ईरान बेसिकली थोड़ा से डिक्टेटर टाइप थे, तो जॉब क्राइसिस हो रहा था, इकोनॉमिक कंपल्सन हुआ, प्रॉब्लम्स हुआ, तो उसके बाद रेवोल्यूशन हुआ ऑन द कुरानिक प्रिंसिपल। तब जब आयतुल्ला खोमेनी है 1979 में, इसको ईरान ईरान शियाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं 1979 का। तब उन्होंने बोला कि जो यहूदी और नज़ारा है, जो क्रिश्चियन कंट्री यूएस लेड है, इसको डिस्ट्रक्ट करना जरूरी है, और जो अरेबिक कंट्री है दे आर जस्ट पपेट ऑफ द यूएस एंड इसराइल। वहीं से फिर शियाइट रेवोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए आईआरजीसी का गठन हुआ, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे। आईआरजीसी इट ए पार्लियामेंट्री बॉडी टॉकिंग अबाउट द शियाइट रेवोल्यूशन। वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी करते हैं, हर जगह रेवोल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो मैप भी दिया हुआ है यहाँ पर, ह्यूदी यमन में,
हेजबोला हमास, हेजबोला लेबनान, हमास गाजा। तो ईरान सीरिया, अब सीरिया इराक और यमन में क्यों सिविल वॉर चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर सुन्नी और शिया का डिवाइड है। ये पूरे रीजन है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, ये पूरे ओमन पूरे सुन्नी डोमिनेटेड है, 70-80%। यहीं पर मिक्स पॉपुलेशन है, 55-60 का राउंड है। तो सीरिया, इराक, यमन, इसी कारण डिस्टेबलाइजेशन इसी तरफ रीजन में होता है। तो ईरान का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि उनका जो शियाइट रिवोल्यूशन है, उनका ऑल ओवर द रीजन फैलाना और जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो डोमिनेशन क्रिएट करना, तो ईरान का लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव रहा है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, कुड्स फोर्स, वही आईआरजीसी को कुड्स फोर्स भी बोलते हैं। तो जब ईरान इराक के बीच में वॉर हुआ, क्योंकि इराक उस समय सद्दाम हुसैन के अंदर में थे और ही वो सुन्नी, 15 और 20% पॉपुलेशन के हेड थे, बाकी 80% पॉपुलेशन शियाइट थे। तो इराक ईरान उस समय शियाइट थे, इस अभी भी शियाइट है, इसलिए उन्होंने अटैक किए जो इराक पर। तब फिर इराक ईरान वॉर हुआ 1980s पूरा, उसमें ईरान वॉज सपोर्टेड बाय इजराइल दैट टाइम, इवन दो ईरान वॉज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, ईरान वॉज सपोर्टेड बाय यूएस। और 1990s में गल्फ वॉर के समय में जब इराक ने कुवैत पर आफ्टर द 1980s वॉर, व्हेन इराक वांटेड मोर एंड मोर गोल्ड रिजर्व, दे अटैक्ड कुवैत, उनका गोल्ड रिजर्व। उसके बाद से गल्फ वॉर हुआ, तो वहां पर ईरान वॉज अगेन सपोर्टेड बाय द यूएस। लेकिन उसके बाद जब इराक डिस्टेबलाइज हो गया 2003 के बाद से, तो ऑटोमेटिकली द शिफ्ट टूवर्ड्स ईरान वॉज देयर, और ईरान को डिस्टेबलाइज करने का बात हुआ ओवरऑल। तो ये चलते रहा। ईरान ने बोला कि वी विल बिकम न्यूक्लियर, उसके बाद से ज्यादा से ज्यादा देयर डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईरान, क्योंकि न्यूक्लियर कोई नहीं चाहता, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर नहीं चाहता बनने का, कि नया कंट्री होना चाहिए न्यूक्लियर। और प्लस वो न्यूक्लियर कंट्री जो बनेंगे वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक तरह से थियोक्रेसी है। मुल्ला रेजिम है, आयतुल्ला खमेनी, उनके अंदर में कुड्स फोर्स है, डिफेंस फोर्स, सब चीज उसके अंदर में, शरिया काउंसिल के भी हेड है वो। तो एक तरह से क्लोज टू थियोक्रेटिक रेजिम है। तो फिर 2020 में मेजर जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी, यूएस हैज किल्ड यूजिंग अ प्रेडेटर मिसाइल, ये तो पढ़े होंगे करंट अफेयर में। तो ये हेड थे कुड्स फोर्स के। 21 में अगेंस्ट दोनों के बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में अलग अलग एरियाज में क्लैशेस चल ही रहा था। उसके बाद फिर ईरान हैज अक्यूज सेवरल, कि ईरान हैज अक्यूज इसराइल ऑफ किलिंग सेवरल न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जीपीएस के थ्रू मारे, रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू मारे। ये अलग अलग कंट्री से, इराक में या फिर कहीं और कंट्रीज में भी असैसिनेट किया पॉइजनिंग के थ्रू। तो ईरान ने अक्यूज की अलग अलग न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारे। और दूसरा, हाल फिलहाल में भी दिसंबर 2023 में जो नए वाले लीडर थे, उनको भी इसराइल ने सीरिया में मारा था। तो फ्रॉम दैट टाइम ईरान वॉज सेइंग कि जू से हारना उनके लिए सबसे बड़ा दुख का बात है, और देर इज अ इंक्रीज जू हेट्रेड, और फिर बोलेंगे डिराइव फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम द ट्रेडिशन। तो बोले कि वी विल रिटेलिएट, और उन्होंने रिटेलिएट किया 3 दिन पहले। उन्होंने 300 to 400 क्लोज ड्रोन और फिर मिसाइल यूज किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द मिसाइल वॉज इंटरसेप्टेड यहीं पर थ्रू द यूज ऑफ एरो, पेट्रियट, आयरन डोम। आयरन डोम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पेट्रियट इट इज गिवन टू द Israel from the US. It can shoot down aircraft including drone, और एरो होता है लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए। तो आयरन बीम है, आयरन बीम मतलब नाम में बीम है, तो लेजर बीम इट इज यूज टू, तो लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है करने में। तो ये हो गया। तो तो फिर ईरान बोलते हैं अभी कि, इसराइल बोलते हैं कि इट विल क्रिएट अ अर्थक्वेक इन द वेस्ट एशिया रीजन। ऐसा उन्होंने किया क्योंकि 300 मिसाइल और ड्रोन, इट violates the sovereignty principle, it violates the Vienna Convention। हालांकि all have been intercepted, कुछ खाली मिसाइल गिरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास राइट है मिसाइल एक तरह यूज करने का दूसरे कंट्री में। तो इसराइल said that it will retaliate। तो ईरान has said कि अगर रिटेलिएट करोगे तो इट विल हैव अ मच लार्जर रिस्पॉन्स। फिर इंडिया ने क्या बोला कि दोनों के बीच में सहमति होना चाहिए, डिप्लोमेसी होना चाहिए, और दोनों को सेफ्टी प्रोटोकॉल और बाकी सब फॉलो करना चाहिए, वियना कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए, और डी एस्केलेशन होना चाहिए। डिस एंगेजमेंट क्यों नहीं बोला? क्योंकि दोनों के मिलिट्री बीच में एंगेजमेंट नहीं है, इसलिए
डी एस्केलेशन मतलब लैडर्स ऑफ एस्केलेशन को डी एस्केलेट कर दे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग, 8 मिलियन इंडियंस लिव इन दैट रीजन। ऑयल क्राइसिस होगा, एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस होगा, इंडिया को दिक्कत होगा। तो यही है। तो वी हैव डिस्कस होल ईरान इन इजराइल मैटर। ऐसा कुछ पूछना तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। नहीं आशिक, ठीक है, इट्स क्लियर। तो फिर अब इज एशियन एड्स जब वी डिस्कस, तो उसमें चाइना बोलता है कि यूएस एंड allies is they are making a mini NATO in the east, for example quad AUKUS मिनीलैटरिज्म। तो मिनीलैटरिज्म इंडिया स्पेसिफिक में, लेकिन चाइना बोलते हैं मिनी नाटो, क्योंकि आपस में ही दे आर कोलैबोरेटिंग इन डिफेंस स्फीयर। ऑकस आपस में न्यूक्लियर सबमरीन का बात करते हैं, और क्वाड का बात करते हैं, नए सिक्योरिटी प्रोवाइडर का बात करते हैं, स्मॉल जो ईस्ट एशिया कंट्री है उसको भी अपने साथ लेने का बात करते हैं। तो एक ही है। लेकिन इंडिया हमेशा बात करता है कि इंडिया टॉक्स अबाउट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। इंडिया डज नॉट हैव अ एंटी चाइना स्टैंड इन क्वाड और इन एनीथिंग। इंडिया कभी भी एंटी चाइना स्टैंड कहीं नहीं ले सकता। नेक्स्ट, डिकोडिंग द जजमेंट ऑफ द जिम कॉर्बेट। इसमें क्या हुआ था कि जिम कॉर्बेट में when उत्तराखंड गवर्नमेंट वाज यूजिंग, बोल रहा, उसमें बोल रहा था कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला कि जिम कॉर्बेट के अंदर में सफारी स्टैब्लिश करेंगे अलग से, और जो फेलिंग ऑफ ट्रीज है 6,000 ट्रीज विल बी फेल्ड, उसको काटा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर सफारी करने, इट इज अ वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस कि सफारी शुड बी आउटसाइड द नेशनल पार्क। जब रेयर होता तब करना चाहिए, लेकिन जनरल कन्वेंशन में सफारी शुड विद इन, मोर फोकस करने की टाइगर कंजर्वेशन शुड बी विद इन द नेशनल पार्क, विद इन द नेचुरल हैबिटेट, रादर देन कि आप अलग से सफारी पार्क बनाओगे। तो बस एक ही इसमें था। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक नैरो इकोलॉजी और वाइडर इकोलॉजी। इसमें क्या हुआ, नैरो इकोलॉजी एक पार्ट है कि आप पहले काट दो और फिर बाद में रिहैबिलिटेट कर दो। प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, पोस्ट फैक्टो है एक तरह से, काट करके। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि टाइगर को रिलोकेट करना पड़ता है, उसके कारण डिजीजेस, फिर उनका जो स्ट्रेस बढ़ जाता है, डेथ भी हो सकता है। अब दूसरा बात हुआ कि फोकस किया था सफारी अगर खोलेंगे तो वी विल जनरेट मोर एंड मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएशन होगा फॉर द लोकल्स। उसके बाद फिर हम लोग टैक्स कलेक्शन कर बढ़ा सकते हैं। तो एक नैरो माइंडसेट है फॉर कंजर्वेशन। ब्रॉड क्या है कि आप प्रिवेंट करो कि सफारी अंदर में होना चाहिए। तो लेकिन बात यहाँ पर हुआ, क्रिटिसिज्म है कि आप तो बोल तो दिए कि आप सफारी को अंदर ही बनो, टाइगर शुड बी सोर्स ऑन द सेम लैंडस्केप एज वेल एज सफारी इज कंडक्टेड, नॉट आउटसाइड अ टाइगर रिजर्व, अंदर में। लेकिन प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन और पेनल्टी, उसमें कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द अनहोली नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन, फॉरेस्ट ऑफिशियल, लोकल कॉन्ट्रैक्टर? कुछ डिफाइन नहीं है। दूसरा, इंडिया में ऑलरेडी दिया हुआ है ऐसा प्रोविजन कि आप पेड़ काटो और उसकी जगह पर कैंपा के अंदर में पेड़ लगा सकते हो, एफॉरेस्टेशन कर सकते हो, स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी दिया हुआ है। तो ये पोस्ट फैक्टो वाला जो इशू है, ये इंडिया में भी है। तो क्या होता है कि मोस्टली द गवर्नमेंट और जो भी नेक्सस है वो सोचते हैं कि काटना मच बेटर सोल्यूशन है रादर प्रिवेंट करना। तो एक चांसेस हो जाता है। तो ऐसा कुछ कंडीशन आना चाहिए जिसमें बात किया जाए कि मोर मोर एंड मोर ईआई के अंदर में कि मोर फोकस शुड बी ऑन प्रिवेंटिव मेजर रादर देन पोस्ट फैक्टो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इसमें बात होता है कि अगर जहां से आप पेड़ काटे हो, तो हो सकता है ना कि वहां पर एंडेमिक स्पीसीज हो सकता है कि वहां पर अलग अलग बर्ड्स मिलते हो। अगर आप काटोगे, कहीं नया जगह लगाओगे, तो हो सकता है कि वो बर्ड स्पीसी वहां नहीं मिले, इन्वेजिव स्पीसीज जो यहाँ पर होंगे वहां पर चल जाए। तो उसके कारण लोकल डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि विद द व्यू ऑफ जनरेटिंग इको टूरिज्म, इस मानसिकता से आप कंजर्व नहीं कर सकते इन्वायरमेंट को। Environment should be conserved from the perspective of the animal species, from perspective of the plant species, rather than humans.
जी। फिर लास्ट इट इज मेंशनिंग रिगार्डिंग दलित्स। पहले बात हुआ 1920s में, अंबेडकर का ये कहना था, ओवरऑल ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में बात करते हैं, भी दिमाग में क्या रहता है फोकस कि रूरल एरिया में, विलेजेस में आज भी सेग्रेगेशन होगा, आज भी गेटो कल्चर होगा वहां पर भी, कि लोग जाते होंगे पानी भरने के लिए, उनको दिया नहीं आता था, डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता होगा। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि जब तक दलित के अंदर में स्किल नहीं आएगा, बाकी दलित पॉपुलेशन के अंदर में स्किल और स्पेसिफिक एरियाज में बात नहीं, अवेयरनेस एटीट्यूडनल चेंज नहीं आएगा लोग के मानसिकता में, अर्बन स्फीयर ऑल्सो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है तो मोस्टली दे रिसाइड इन द स्लम्स। स्लम, वहां पर सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है ढंग से, तो ओवरऑल दे, जो मोस्टली जो लोग होते हैं, दे रिसाइड इन द वर्क कल्चर, जैसे पेड, अनपेड वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, सीवेज ट्रीटमेंट उसमें काम करते हैं, उस या फिर होम केयर, हेल्पर, उसमें भी इनरोल होते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं लोग के अंदर मानसिकता रहता है कि जो ये सब सेक्टर है इसमें वही लोग काम करते हैं, तो उसके हिसाब से भी प्यूरिटी पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट आता है कि अंदर घर में घुसने दिया नहीं आता है, पानी के लिए अलग से बर्तन रखा रहता है उनको पीने के लिए, हाथ नहीं मिलाया जाता है। तो वो तभी दूर हो सकता है जब अर्बनाइजेशन में आप जब कास्ट बैरियर को तोड़ोगे, स्किलिंग बढ़ाओगे। और तो स्किलिंग करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, उसके बाद फिर अलग अलग इंसेंटिव दिया जाता है दलित पॉपुलेशन को, रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी है, एमएसएमई सेक्टर और मुद्रा लोन में भी उनके लिए इंसेंटिव, एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। फिर दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स का बात होता है यहाँ पर। उसके बाद फिर ऑन्टरप्रनरशिप में भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तभी जाकर के हम लोग बढ़ा सकते हैं इनके अंडर में स्किल है, और धीरे धीरे स्किल बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, समाज में सोशल मोबिलिटी बढ़ेगा, और फिर जाकर के रिस्पेक्ट आएगा। ये है ओवरऑल जो क्रक्स ऑफ द टॉपिक। Dalit remain the children of the India's ghettos. That is why when we talk about demolition drive, so Dalit and Muslim are most impacted. That is why we talk about the key regulation of the colonies. PM उदय स्कीम दिल्ली में हो रहा है, जग्गा मिशन उड़ीसा में, या फिर मुंबई में। स्किल बेस्ड ट्रांजिशन टू द इकोनॉमी, हर जगह काम करेंगे तभी काम होगा। We have completed. So regarding the first, we discuss about the EV and public infrastructure, battery system. देन ड्रैगन आई एक नेबुला, बड़े स्टार छोटे स्टार को खा जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इट क्रिएट्स अ नेबुला। बुक्सर टाइगर रिजर्व, वहां पर 15 लाख रुपीस दिया गया रिलोकेट करने के लिए। वेस्ट एशिया में वी डिस्कस इसराइल, ईरान, इराक वॉर, गल्फ वॉर, यूएस, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, इंडिया पर क्या क्राइसिस होगा लॉन्ग टर्म में। फिर पंच हमने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस न्यूक्लियर पावर फोकस करेंगे। कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड उसको कैसे देखते हैं, तो कोल्ड डार्क मैटर के थ्रू यूज करते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक फ्यूल में क्या डिफरेंस है, वी डिस्कस अबाउट दैट। ग्रीन बॉन्ड, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं, 25,000 करोड़ अभी कॉर्पस है। फिर मिनी लैटरिज्म, क्वाड, जिम कॉर्बेट में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन की सफारी अंदर में होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए रादर देन पोस्ट फैक्टो। और लास्ट में वी डिस्कस अबाउट अर्बनाइजेशन and discrimination for the Dalit population.